हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब आप फिर से एक बार हेडिंग लिखेंगे, प्रतिरोध रेजिस्टेंस। अच्छे सवाल पूछे जाते हैं प्रतिरोध से, प्रतिरोध रेजिस्टेंस। और ये प्रतिरोध हम कहां से पढ़ रहे थे, प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल आर से, क्योंकि प्रतिरोध को आप क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये पढ़ा था हमने ओम्स लॉ में, ओम के नियम में। और ओम का नियम हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, यानी हमने लिखा था V समानुपाती I। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है I एम्पियर की, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती। V समानुपाती I, जब हमने समानुपाती कांस्टेंट को हटाया था तो एक समानुपाती नियतांक आ गया था R, जिसे हम क्या कह रहे थे, प्रतिरोध कह रहे थे। एक बार दोबारा देखो शुरू से, देखो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, V इज इक्वल टू क्या लिखा था, IR लिखा था। विभवांतर बराबर क्या होता है, धारा इंटू प्रतिरोध, ये लिखा था हमने, ठीक है। अब देखो आगे कि V बराबर क्या हो गया, IR हो गया। हमने यहाँ पे इस R को क्या बोला था कि एक समानुपाती नियतांक है, और इसे आप क्या कह रहे हैं, प्रतिरोध कह रहे हैं। यहां से देखो हमने निकाला था कि अगर मैं R बराबर लिखना चाहूं तो R बराबर क्या हो जाता है, V अपॉन I। फिर मैंने कहा कि अगर आपकी मैथमेटिक्स मान लो कमजोर है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको करना क्या है, आपको पता है कि जिसको आपको निकालना है उसके साथ जो बैठा होता है वो हमेशा नीचे आता है। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन I हो गया। अभी कमेंट सेक्शन पे ध्यान मत दो थोड़ी देर, अभी केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। R इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन I हो गया। यहां से देखो इस प्रतिरोध का हमने क्या निकाला था, मात्रक निकाला था कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। और प्रतिरोध का मात्रक आप कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि V का मीन्स क्या होता है, विभवांतर। V का मीन्स क्या होता है, विभवांतर। और विभवांतर को आप क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। विभवांतर को आप क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। विभवांतर को आप क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे। और वोल्टेज को आप किस में मापते हो, वोल्ट में मापते हो। आपको पता है मैंने एग्जांपल दिया था कि घर पे मोटर वगैरह चलाते हो तो स्टार्टर आपका होता है, उसमें लिखा होता है कि इतने वोल्ट चल रहा है, इतने एम्पियर की धारा आ रही है। तो वो वोल्ट क्या है, वो विभवांतर है। वोल्ट क्या होता है, विभवांतर होता है। और यहाँ पे जो I है ये क्या है, करंट है, धारा है। और धारा का मात्रक मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ऑटोमेटिक निकल के आ गया। आप इसको क्या लिख लेंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया। प्रतिरोध का मात्रक क्या लिख लिया आपने, वोल्ट प्रति एम्पियर। या फिर एक आप नोट लगा के लिख लेना कि यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। ध्यान से सुन लेना, यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर, यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, 1 ओम होगा। और इस ओम का साइन क्या होता है, ये वाला होता है। ओम का साइन क्या होगा, ये वाला होगा। वॉइस तो आ रही है ना आप सब पर, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान कितना होगा, 1 ओम होगा। यानी या तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर होगा, या फिर प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। या तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर होगा, या फिर प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। इतनी बात क्लियर है। ये हमने कल पढ़ लिया था कि प्रतिरोध R आप कैसे निकालेंगे, V बराबर क्या होता है, IR। यहाँ से प्रतिरोध क्या हो गया, R इज इक्वल टू V अपॉन I, विभवांतर बटे धारा।
विभवांतर को हम किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हो, और धारा को आप किस में मापते हो? एम्पियर में मापते हो। एक बार पूरा फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए, बिना फालतू का डिस्टरबेंस आपको नहीं रखना, ठीक है? क्योंकि फिजिक्स है, और फिजिक्स को आप कड़ी वाइज कड़ी, यानी कि इसकी कड़ी से कड़ी को जोड़ोगे, यूनिट से यूनिट को जोड़ोगे ना, तभी कोई बात समझ में आएगी। मात्रक क्या हो गया? वोल्ट प्रति एम्पियर। अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हो और अगर 1 वोल्ट विभवांतर यहां से उत्पन्न हो, तो उत्पन्न प्रतिरोध को आप क्या कहेंगे? 1 ओम कहेंगे। और ओम का सिंबल आपको कौन सा लिखना है? ये वाला लिखना है। प्रतिरोध क्या है? मैंने बता दिया था, जो धारा प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है, उसे आप क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो कि अगर हमें कोई सर्किट बनाना है, तो सर्किट के अंदर कोई परिपथ बनाना है। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट या फिर साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो आप लेबोरेटरी में गए होंगे और आपने देखा होगा कि वहां पे आपको टीचर बताता है कि आपको परिपथ कैसे सेट करना है, कितने ओम का प्रतिरोध लगाना है, कितने एम्पियर की धारा आनी चाहिए, कितना वोल्टेज आना चाहिए, ये सब चीजें हमें बताई जाती है, ठीक है? तो प्रतिरोध को क्या किया जाता है कि परिपथ बनाने के लिए 2 तरीके से जोड़ा जा सकता है, और इंपॉर्टेंट और अच्छे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, और आप भी तैयार रहना आंसर देने के लिए, है ना? पहले बातों को समझना। ये बात आपको कल समझ में आ गई थी कि प्रतिरोध क्या होता है? जो धारा प्रवाह का विरोध करता है, और प्रतिरोध को आप क्या लिखते हैं? R इज इक्वल टू V/I से लिखते हैं। मात्रक क्या होगा वो आप देख सकते हैं। अब देखो, आपको हेडिंग लिखनी है प्रतिरोधों का संयोजन। आपको हेडिंग क्या लिखनी है? आप हेडिंग लिखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, कि प्रतिरोधों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम, प्रतिरोध को कैसे जोड़ सकते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे हो सकता है। आप सबने पढ़ा होगा, ये 10th क्लास की बात है, ये 10th क्लास की बात है जहां हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था। और प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। हम परिपथ में प्रतिरोध को 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। सबसे पहला आपको लिखना है श्रेणी क्रम संयोजन। फर्स्ट आप लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान दे लेना। पहले बता रही हूं, बोर्ड पे ध्यान दो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम को आप क्या बोल सकते हैं? सीरीज बोल सकते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में क्या लिख लेंगे? सीरीज। किसमें जोड़ा गया है? सीरीज में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। दूसरा, हम प्रतिरोधों को किसमें जोड़ सकते हैं? समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। किसमें जोड़ सकते हैं? समांतर क्रम में। 10th में साइंस पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा समांतर क्रम संयोजन। अगला कौन सा हो गया? समांतर क्रम संयोजन हो गया। समांतर क्रम का मतलब पैरेलल। पैरेलल किसमें जोड़ा गया है? पैरेलल में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से हो गया, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। अब इन चीजों का मतलब आप क्या समझेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है और कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है, हमें ये कैसे पता लगेगा? ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग आपको लिखनी है श्रेणी क्रम संयोजन। पहली आप हेडिंग लिखेंगे सीरीज में जोड़ना या फिर श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन को अब हम पढ़ेंगे। एक बात ध्यान दे लेना, इसको समझने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेट होना बहुत जरूरी है। 10th में तो आपने नहीं समझा फिर भी पास हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर अब की बार छूट गया ना तो एग्जाम में एनटीपीसी वाले बच्चे, पटवार वाले बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना, यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा बहुत अच्छा, ठीक है? और आपको भी बताना भी है करके, पहले एक बार समझ लो श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या है। श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, और सीरीज का मतलब समझ गए होंगे एक ही क्रम के अंदर प्रतिरोधों को जोड़ना, एक ही वायर से, एक ही तार से क्या करना? प्रतिरोधों का जोड़ना। देखो प्रतिरोध का जो सिंबल होता है वो ये होता है, इस तरीके से हम प्रतिरोध को दर्शाते हैं। प्रतिरोध का जो सिंबल है R, उसको अगर अपन परिपथ में जोड़ेंगे तो इस तरीके से दर्शाएंगे, इस साइन से दर्शाया जाएगा। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है? देखो मेरे पास एक तार है AB, मेरे पास एक वायर है जो कौन सा है? AB वायर है। मैंने इस वायर के साथ 3 प्रतिरोध जोड़ रखे हैं। ये क्या है? प्रतिरोध है, 1, 2 और ये कौन सा हो गया? 3। प्रतिरोध कौन कौन से हो गए? ये X हो गया, ये Y हो गया, ये कौन सा हो गया?
जेड हो गया। मैंने 3 प्रतिरोध जोड़ रखे, या फिर मैं इनको क्या बोल सकती हूँ, ये R1 हो गया, ये प्रतिरोध R2 हो गया, ये प्रतिरोध क्या हो गया, R3 हो गया। अब श्रेणी का मतलब क्या है कि अगर आपने एक ही वायर के अंदर प्रतिरोध जोड़ रखे हैं, एक ही तार के अंदर अगर आपने प्रतिरोध जोड़ रखे हैं परिपथ में, तो उसको क्या बोला जाएगा, श्रेणी क्रम में बोला जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, इसके सिरों को यहाँ पे बैटरी लगा दी, यहाँ पे क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, एक बैटरी जोड़ दी। ये किसका साइन होता है, बैटरी का। किसका साइन होता है, बैटरी का। बैटरी पे लगाता है ना, आप सबने बैटरी तो देखी होगी, कोई भी टॉर्च देखी होगी, कोई भी बैटरी देखी होगी, उस बैटरी के ऊपर प्लस और माइनस का साइन आता है, देखा होगा सभी ने, है ना। तो ये किसका सिंबल होता है, बैटरी का सिंबल होता है। अब मेरा ये एक परिपथ तैयार है, मैंने ये परिपथ क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है। और परिपथ तैयार करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें 3 प्रतिरोध जोड़ रखे हैं। एक R1 हो गया, एक R2 हो गया, एक कौन सा हो गया, R3 हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम आपने प्रतिरोध भी जोड़ दिए, आपने बैटरी भी जोड़ दी, इसमें धारा प्रवाह कहाँ हो रहा है, करंट का फ्लो कहाँ हो रहा है, इसमें धारा कहाँ है। एक बात हमेशा याद रखना, धारा का प्रवाह है, लिख लेना नोट लगा के, नोट डाल के, धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। ये बात आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, नोट लगा के माइंड में सेट कर लेना कि धारा का प्रवाह है, करंट का जो फ्लो है, ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ होता है, नेगेटिव टर्मिनल की होता है। धनात्मक टर्मिनल से हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही किसका फ्लो होता है, धारा का फ्लो। यानी बैटरी के इस पॉजिटिव सिरे से धारा निकलेगी। धारा को मैंने किससे दर्शा दिया, आई से। हम धारा को किससे दर्शाते हैं, आई से। विद्युत धारा को किससे दर्शाया जाता है, आई से। और ये धारा इन प्रतिरोध से होते हुए वापस किसमें जाएगी, नेगेटिव सिरे में, बैटरी के नेगेटिव सिरे में। तो धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से किस तरफ हो रहा है, नेगेटिव की तरफ हो रहा है। तो धारा की डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए, दिशा भी आपको पता होनी चाहिए। अब ये परिपथ कंप्लीट है, इसके अंदर मैंने प्रतिरोध भी जोड़ रखे हैं, धारा का प्रवाह भी हो रहा है, और इसमें बैटरी भी जोड़ रखी है। ये प्रतिरोध अब क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन इसमें जो मैंने प्रतिरोध जोड़े हैं वो किस क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में मैंने इसका संयोजन किया है, क्योंकि मैंने केवल यहाँ पे एक ही वायर को काम में लिया है, मैंने कोई दूसरा वायर यहाँ पे काम में नहीं लिया। तो दिमाग में सेट कर लेना है कि अगर एक ही वायर से सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, याद रखेंगे। अब यहां से सवाल क्या पूछा जाएगा, सवाल पूछा ये जाएगा कि मैंने यहाँ पे 3 प्रतिरोध जोड़े हैं, और मैं अगर इसका कुल प्रतिरोध निकालना चाहूं कि मेरे पास कुल प्रतिरोध कितना है जो मैंने इस श्रेणी क्रम में जोड़ा है, वो सवाल यहाँ से बनेगा। वो आपको कैसे याद रखना, मैं एक बार इसको मिटाऊंगी, आपको ये बात तो याद रहेगी, ठीक है। मैं इसको एक बार मिटा रही हूँ, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझने के लिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाना। मैं बार बार मैं बोल रही हूँ, ये मत बोलना मैम हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि ये आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा अभी, V बराबर क्या होता है, IR। यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, क्यों, यहाँ पे विभवांतर भी है, यहाँ पे धारा का फ्लो भी हो रहा है, और यहाँ पे प्रतिरोध भी जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ तो R एक ही है, और वो R कौन सा है, टोटल है। जबकि मेरे पास तो 3 R है, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। अब मैं कैसे लिखूंगी इसको, ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, ये जो तीनों प्रतिरोध हैं, क्या इनमें धारा का मान समान होगा? क्या इस R1 की धारा वही होगी जो R2 में है, और R3 की धारा वही होगी जो R2 में है? क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? तार एक ही है, एक ही वायर है। अगर यहाँ पे I धारा आ रही है, तो यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है।
ऐसे नहीं है कि यहाँ पे धारा I1 है, यहाँ पे धारा I2 है, यहाँ पे धारा I3 है, नहीं, सभी की धारा कौन सी है? I है। ये बात भी आप नोट लगा के लिख लेंगे, बहुत बार सवाल पूछा गया है कि श्रेणी क्रम संयोजन में आपको क्या लिखना है, नोट लगा के, श्रेणी क्रम संयोजन में, मैं कमेंट सेशन पे ध्यान नहीं दूंगी, चुपचाप अच्छे से पढ़ लेना इसको अच्छे से, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है, धारा का मान समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखाई है मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखाई है। ये संयोजन कैसा है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन, सवाल सीधा ही पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होगा या अलग अलग होगा। तो आपको याद रखना है कि वायर एक ही है, धारा क्या होगी? समान होगी। और अगर धारा समान है तो विभवांतर कभी समान नहीं होगा, विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा, ध्यान रखेंगे। अगर धारा समान है तो विभवांतर अलग अलग होगा, और धारा अलग अलग है तो विभवांतर समान होगा। मतलब R1 प्रतिरोध के अंदर धारा कौन सी है? I, R2 में भी I, R3 में भी I, लेकिन R1 प्रतिरोध जिसका है, यहाँ लिख सकते हैं, जिसका R1 प्रतिरोध है उसका विभवांतर क्या हो गया? V1। जिसका R2 प्रतिरोध है उसका विभवांतर क्या हो गया? V2। और जिसका R3 प्रतिरोध है उसका विभवांतर क्या हो गया? V3। लेकिन धारा क्या है? I है। शॉर्ट में अगर देखना चाहे तो यहां से ये बात समझ में आ गई कि तीनों में विभवांतर तो अलग अलग है। R1 का क्या हो गया? V1, R2 का V2, R3 का V3, लेकिन धारा का मान क्या है? I है। लेकिन यहाँ पे धारा का मान क्या होगा? I होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम ये कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो कुल प्रतिरोध निकालेंगे तब ना जब कुल विभवांतर हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपको निकालना कैसे? देखो, आपको ये प्रोसेस ज्यादा याद नहीं रखनी है, एक बार समझो फिर मैं बताऊंगी कि आपको याद क्या क्या रखना है, ठीक है। आपको एक लिखना है हेडिंग कि आपको V टोटल निकालना है, कुल विभवांतर निकालना है। तो आप सिंपल सी बात बोल दोगे कि कुल विभवांतर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम तीनों विभवांतर का मान जोड़ लेंगे तो हमारे पास कुल क्या आ जाएगा? विभवांतर आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे नोट लगा के लिख लेना, नोट लगा के V टोटल बराबर क्या हो जाएगा? IR। यहाँ पे I तो क्या है? समान है, I पे तो I1 I2 नहीं लगाना, R क्या होगा? यहाँ पे टोटल होगा। फिर बाद में ये क्या है? V टोटल है। अगर मैं V1 निकालूंगी तो V बराबर क्या होगा? IR। I तो समान है लेकिन प्रतिरोध V1 है तो प्रतिरोध क्या होगा? R1 होगा। V2 निकालूंगी तो V2 क्या हो गया? IR2। धारा तो समान है लेकिन प्रतिरोध क्या हो गया? R2 हो गया। V3 लूंगी तो धारा का मान तो I रहेगा लेकिन प्रतिरोध क्या हो गया? R3 हो गया। यानी कि टोटल विभवांतर क्या होना चाहिए? IR टोटल। V1 क्या हो गया? IR1। आपको फॉर्मूला इतना याद रखना है, V बराबर IR। विभवांतर एक है तो प्रतिरोध भी एक होगा, विभवांतर V2 है तो प्रतिरोध भी R2 होगा, विभवांतर V3 है तो प्रतिरोध भी क्या होगा? R3 होगा। इतनी बात क्लियर है आपको? अब ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगी। V टोटल को मैंने क्या लिख दिया? IR टोटल। V टोटल बराबर क्या है? IR टोटल बराबर V1 बराबर क्या हो जाएगा? IR1 प्लस V2 बराबर क्या हो जाएगा? IR2 प्लस V3 बराबर क्या हो जाएगा? IR3। आगे चलो, मैंने इसको क्या लिख लिया? IR टोटल बराबर, ये बताओ इनमें कौन सी चीज समान है, कौन सी वैल्यू बिल्कुल समान है? I। मैंने I को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बच गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। मुझे ये बताओ यहाँ पे I से I कटेगा नहीं कटेगा? कट गया। बच गया क्या? R टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था। हमें कुल प्रतिरोध तो निकालना था इसका कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो ये राम कथा मैंने इसलिए सुनाई है आपको कि श्रेणी क्रम संयोजन में अगर आपको कुल प्रतिरोध निकालना है तो जितने प्रतिरोध दे रखे उन सबको क्या कर दो? जोड़ दो।
उन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, वो क्या हो गया, उसका कुल प्रतिरोध हो गया। सवाल क्या पूछेगा आपसे कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए, बताओ कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का नाम आते ही आप जोड़ दो, 6 6 12, 12 और 6 18, सीधा आंसर टिकाऊ कितना हो गया, 18। यानी कि अगर श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का मान आपसे पूछे तो आप सीधा बता दो R टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों का अगर आप योग कर रहे हो तो उस श्रेणी क्रम का क्या आ जाएगा, कुल प्रतिरोध आ जाएगा। एक बार रिवाइज कर लो, श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या है, एक बार रिवाइज कर लो। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब ये है कि तीनों प्रतिरोध, जितने भी प्रतिरोध है, तीन की बात नहीं है, जितने भी प्रतिरोध है वो एक वायर से जुड़े होने चाहिए, एक ही तार से जुड़े होने चाहिए। मैंने परिपथ को पूरा करने के लिए बैटरी जोड़ दी जिसका विभवांतर दे रखा है, और धारा हमेशा मैंने लिखाया था नोट लगा के, पॉजिटिव सिरे से जाती है और नेगेटिव सिरे में क्या करती है, प्रवेश करती है। फिर मैंने नोट लगा के लिखाया कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान हमेशा समान होता है और विभवांतर का मान क्या होता है, हमेशा अलग अलग होता है। अगर किसी का प्रतिरोध R1 है तो विभवांतर V1 होगा, और प्रतिरोध R2 है तो विभवांतर V2 होगा, और प्रतिरोध R3 है तो विभवांतर क्या होगा, V3 होगा। अब मुझे इसका टोटल विभवांतर चाहिए, तो टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। मैंने टोटल विभवांतर निकालने की कोशिश की और मैंने लिख लिया V टोटल बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। मैंने समीकरण अभी लिखवा दिया आपको, V बराबर क्या होता है, IR, I तो समान है तो इसको क्या लिखेंगे, IR टोटल। V1 बराबर IR1, V1 बराबर क्या हो गया, IR1, तो IR1 1 क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है विभवांतर V1 है तो प्रतिरोध क्या होगा, R1। V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। यहाँ से I क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया तो R टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको ये प्रोसेस याद नहीं रखनी है, जो ये प्रोसेस मैंने करके आपको बताई है ये याद नहीं रखनी, आपको सीधा ये याद रखना है, सीधा आपको ये याद रखना है, R टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R डैश 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 RN, कितने भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हो आप सबको क्या करना है, उन सबको ऐड करना है, और ऐड करने पे टोटल किसका मान आ जाएगा, प्रतिरोध का मान आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। इसको समझने के लिए आपको एक सवाल करना है, आपको एक क्वेश्चन करना है, एक सवाल दे रही हूं जल्दी से करके दिखाना। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आना बहुत ऐसे मुश्किल सा काम होता है थोड़ा सा, लेकिन बार बार वीडियो को देखना, फिर से एक बार क्लास को देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगी, टाइम निकाल के ना। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखो, क्रम से दो, जल्दी से झटके में आंसर देना, क्रम से 2 ओम 4 ओम व 6 ओम, झटके से आंसर आना चाहिए, 2 ओम 4 ओम व 6 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। वेरी गुड, जल्दी से आंसर दो, झटके से आंसर आना चाहिए, जुड़े हुए हैं, इतने में आंसर आ जाना चाहिए था, मेरे को क्वेश्चन ही पूरा नहीं लिखने देते हैं। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बताओ, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बताओ, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बताओ, जल्दी आंसर दो। क्रम से 2 ओम 4 ओम व 6 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बताओ। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। क्रम से 2 ओम 4 ओम 6 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो प्रतिरोध का परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको बताना है। आ गया होगा आंसर, बहुत अच्छी बात है।
आपको कुछ नहीं करना, वो प्रोसेस ही नहीं करनी, सीधा फॉर्मूला टिकाना है। और देखो आपको ना डायग्राम बनाना ना कुछ करना। सही आंसर दिया उनके लिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, बस ऐसे पढ़ते रहना। आपको याद क्या रखना है, मैंने क्या कहा, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है। आर टोटल बराबर आप क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 प्लस Rn, कितने भी हो, अगर श्रेणी क्रम का नाम आ गया तो सब प्रतिरोधों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो क्या हो गया, 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम, 6 और 4 कितने हो गए, 10, 10 और 2 12, तो कुल प्रतिरोध का मान कितना आ गया, 12 ओम। सिंपल, यहाँ पे टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, 12 ओम हो गया। चलो आगे। ऐसा कोई भी सवाल आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है आपके पास यही प्रतिरोध दिए हुए हो, कितने भी दिए हुए हो सकते हैं कि एक एक ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए, तो बताओ उसका परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो सीधा देखो, एक एक के 3 कितना ओम हो गया, 3 ओम हो गया। 2 2 के 3 कितने हो गए, 6 ओम हो गए। 3 3 के 3 कितने हो गए, 3 3 6 3 9 हो गया। सीधा आंसर बताना है। ये बात आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे सवाल बनते हैं श्रेणी क्रम संयोजन से, और सीधे ऐसे ही सवाल बनेंगे। और जो पीछे मैंने आपको जो समझाया था कैसे ये प्रोसेस होती है, वो इसीलिए कि आपका बेस क्लियर रहे, आपके दिमाग में ये डाउट नहीं रहे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। उसकी प्रोसेस मैंने आपको समझाई थी कि इसीलिए होता है। अब आप सेकंड हेडिंग लिखेंगे, समांतर क्रम संयोजन। नेक्स्ट हेडिंग आप सेकंड हेडिंग लिख लो, समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, जल्दी से देखो। समांतर के नाम से ही पता चल रहा है पैरेलल, एक दूसरे के समान अंतर पर होंगे, समानांतर होंगे, यानी कि एक वायर से जुड़े हुए नहीं होंगे। समानांतर का मतलब एक वायर से जुड़े हुए नहीं होंगे, वहां पे वायर क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तार क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे एक परिपथ से समझाती हूँ, 3 प्रतिरोध है मेरे पास, एक R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा कौन सा है, R3। 3 प्रतिरोध है, एक R1 हो गया, एक R2 हो गया, और एक कौन सा हो गया, R3 हो गया। ठीक है, एक R1, एक R2, एक R3। इन तीनों को मुझे समांतर क्रम में जोड़ना है। मैं कैसे जोड़ूंगी, इनको एक दूसरे के पैरेलल रखना है, ये इस तरीके से जोड़े जाएंगे, एक, दूसरा इसके समांतर 2, तीसरा इसके समांतर 3, और ये तीनों वायर एक जगह आके जुड़ गए यहाँ पे इस तरीके से। ये परिपथ हो गया समांतर क्रम का, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये विभवांतर हो गया, ये हो गया आपका R1, ये R2, और ये कौन सा हो गया, R3। ठीक है, 3 वायर लिए मैंने अलग अलग, तीनों लास्ट में जाके एक जगह जुड़ गए, लेकिन प्रतिरोध को आपको समानांतर रखना है, पैरेलल रखना है। तो ये R1 किसके पैरेलल है, R2 के, R2 किसके पैरेलल है, R3 के। ये कौन सा क्रम हो गया, समानांतर क्रम। एक बात यहाँ नोट लगा के लिख लेंगे, श्रेणी क्रम के जस्ट उल्टा है। मुझे ये बताओ, पॉजिटिव सिरे से क्या निकल रही है, धारा I निकल रही है, ये धारा कौन सी गई, I गई। अब मुझे बताओ कि जब तार अलग अलग हैं तो उनमें धारा भी क्या जाएगी, अलग अलग जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे I धारा आई, ये I धारा तीनों में एक साथ तो जा नहीं सकती। भाई मैं हूँ और मुझे 3 रूम में एंट्री करनी है, तो मैं तीनों रूम में एक साथ मैं एंट्री कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती। मैं तो किसी एक ही रूम में जा सकती हूँ। भाई 3 गेट लगा दिए और मुझे ये कहा गया कि तीनों गेटों में एक साथ एंट्री करना है। मान लो 3 गेट प्रतिरोध है और मैं धारा हूं, तो मुझे तीनों गेटों में एक साथ एंट्री करना है, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। धारा क्या होगी, यहाँ से अलग अलग जाएगी। तो R1 में जो धारा जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, I1। R2 में जो धारा जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, I2। और R3 में जो धारा जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, I3। फिर यहाँ पे तीनों धारा फिर से मिल जाएगी। भाई लास्ट के अंदर जब निकलेंगे, भाई जब मान लो कि तीनों गेटों में एक साथ एंट्री करवाना था, तो एक साथ तो नहीं हुआ, लेकिन 1-1 मिनट के गैप पे मान लो तीनों में जाके आ गए। अब लास्ट में बाहर निकलेंगे तो बाहर तो किसी एक गेट पे ही रहेंगे, तो यहाँ पे वापस क्या बन जाएगी, आपकी I धारा बन जाएगी, वापस जुड़ जाएंगी सारी धाराएं।
इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? मतलब आपको नोट लगा के क्या लिखना है कि समांतर क्रम संयोजन में, नोट लगा के लिखना, समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग 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 अलग, लेकिन धारा का मान अलग अलग है तो विभवांतर क्या रहेगा? समान रहेगा, लेकिन विभवांतर का मान समान होता है। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार पूछी जाती है। धारा का मान अलग अलग लेकिन विभवांतर का मान, एक मिनट, लेकिन विभवांतर का मान समान होता है। धारा का मान अलग अलग लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है, अब देखो, जब धारा का मान अलग अलग है, अगर प्रतिरोध R1 है तो धारा क्या होगी? I1। अगर प्रतिरोध R2 है तो धारा क्या होगी? I2। अगर प्रतिरोध R3 है तो धारा क्या होगी? I3। लेकिन अब की बार विभवांतर क्या है? V है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो कोई दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले आपको कुल धारा निकालनी है, तो I1 का मान पता होना चाहिए, I2 का मान पता होना चाहिए, और किसका मान पता होना चाहिए? I3 का। मैंने फॉर्मूला लिख लिया, V बराबर क्या होता है? IR। मुझे क्या निकालनी है? सबसे पहले इसकी I टोटल निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगी? पहले मुझे I का मान निकालना है, तो I बराबर क्या हो गया? V बट्टा R। I बराबर क्या हो गया? V बट्टा R। अगर मुझे I1 निकालनी है तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा R1, क्योंकि V का मान तो समान है। I2 निकालनी है तो V बट्टा R2, और I3 निकालनी है तो V बट्टा R3। मतलब जैसे मैंने V टोटल निकाला था वैसे ही मैं क्या निकाल लूंगी? I टोटल निकाल लूंगी। इतनी बात समझ में आई? अब देखो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ पे I टोटल बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। थोड़ा सेक्रीफाई करना, ये आपको याद नहीं रखना है, समझना है। मान लो कोई पूछ ही ले कि ऐसा कैसे हुआ, लास्ट के अंदर जो रिजल्ट आएगा ना वो आपको याद रखना है। I टोटल के लिए मैं क्या लिख दूंगी? I बराबर V बट्टे R, ये रहा I टोटल बराबर V बट्टे R टोटल, V बट्टे R टोटल। I1 बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टे R1। I2 बराबर V बट्टे R2, और प्लस I3 बराबर V बट्टे R3। यहाँ से देखो V कॉमन आ रहा है ना, मैंने लिख लिया V बट्टे R टोटल बराबर V बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। V से V कैंसिल, तो बच गया क्या? 1 बट्टे R टोटल बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। ये बात आपको याद रखनी है। ये आ गया रिजल्ट, ये है हमारा मेन रिजल्ट जो हमें याद रखना था। ये बात हमसे पूछी जाती है कि समांतर क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो आपको याद रखना है श्रेणी क्रम में तो आप सीधा जोड़ रहे थे R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन अगर समांतर क्रम की बात की जाए तो समांतर क्रम में आप क्या कर लोगे? 1 बट्टे R टोटल, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। 1 बट्टे, ये याद नहीं रखने, कोई जरूरी नहीं है याद रखना, बस ये बात याद रखना कि समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग और विभवांतर का मान क्या होता है? समान होता है। ये बीच की बातें आपको याद नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सवाल यहाँ से बनेगा। तो आपको सीधा इसका फॉर्मूला क्या याद रखना है? 1 बट्टे R टोटल बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। एक बार दोबारा देख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। आ गई बात समझ में? चलो आगे देखो, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कैसे करते हैं? वायर अलग अलग होने चाहिए, तो एक R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है। अलग अलग प्रतिरोध है तो धारा भी अलग अलग होगी, एक I1 होगी, I2 होगी, I3 होगी। अगर धारा का मान अलग अलग है तो विभवांतर का मान क्या होगा? समान होगा। R1 प्रतिरोध है तो धारा I1 होगी, लेकिन विभवांतर V ही होगा। R2 प्रतिरोध है तो धारा क्या होगी? I2 होगी, और R3 प्रतिरोध है तो धारा क्या होगी? I3 होगी।
और विभवांतर इन सबका क्या होगा, v होगा। जब हम इनको टोटल करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आएगा, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का 1/r टोटल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, चलो आगे। चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाना, एक सवाल जल्दी से, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, फिर अब एक सवाल करके दिखाओ मुझे। और मैं सवाल पूरा ना लिखूं उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, झटके में आंसर आना चाहिए, तभी मैं मानूंगी कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आप सिलेक्शन देंगे और मेरे लिए मिठाई लाएंगे, मैं तो उसी का वेट कर रही हूँ। मैं इतने दिन मिठाई नहीं खाऊंगी जब तक आप नहीं लेके आओगे सिलेक्शन के बाद, है ना? तैयार हो ना इस चीज के लिए? तैयार हो? चलो ठीक है, एक सवाल करके दिखाओ मुझे जल्दी से, इजी सा ही दे देती हूँ पहले, ना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। 2 ओम के 3 प्रतिरोध, 2 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। दो ओम के 3 प्रतिरोध, यानी 2-2 ओम के 3 प्रतिरोध, समझ गए होंगे? 2-2 ओम के 3 प्रतिरोध, सबका मान कितना है? 2 ओम है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बताओ। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बताओ। बलवीर सिंह जी आंसर दे रहे हो क्या तुम? तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बताओ। योगी जी हो गया आप क्लास में? जल्दी से आंसर दो, सभी को देना, स्पेशली किसी के लिए नहीं बोलती हूँ, सभी को आंसर देना है। योगी जी हो गया आप क्लास में? 2 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बताओ। जल्दी से बता दो भाई, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। आपको परिपथ बनाना ही नहीं है, सीधा आंसर दो बिना परिपथ के। कुल प्रतिरोध बताना, कुछ ही गलतियां कर रहे हैं। 1/r टोटल का मान नहीं, कुल प्रतिरोध r टोटल का मान निकालना है, ऐसी गलती नहीं करनी। बताओ बताओ जल्दी, मैं बता दूं? ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों ने कुछ एक ने आंसर दिए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू इतने अच्छे से पढ़ने के लिए। चलो सबसे पहले तो किस क्रम में जोड़े गए हैं? समांतर क्रम में। पहले तो लिखो इसका फॉर्मूला, 1/r टोटल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इससे क्या निकल जाएगा? इसका कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कुल प्रतिरोध। अब देखो R1, R2, R3 तीनों का मान समान है, 2-2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, तो आप क्या लिखोगे? 1/r टोटल बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। या तो आप इसको सीधा भी सोल्व कर सकते हो। ये कितना हो गया टोटल? ये 1 हो गया,
और 1 और आधा कितना होता है आपको भी पता है। या फिर आप इसका क्या ले सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। 1/8 टोटल बराबर एलसीएम कितना आ गया 2। हम कैसे सोल्व करते हैं, 2 का भाग 2 में 2 कितनी बार गया, 1 बार। 1 को 1 से गुणा किया 1, यहाँ पे कितना बच गया 1, यहाँ पे कितना बच गया 1। आप सीधा भी कर सकते थे इसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3/2 ओम, 3/2 ओम। किसका मान है 1/8 टोटल का। ये आपने क्या लिखा 1/8 टोटल का मान कितना हो गया 3/2 ओम। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा आर टोटल का मान, मैंने कुल प्रतिरोध पूछा है। मैंने ये नहीं कहा 1/8 टोटल का मान बताओ। तो कुल प्रतिरोध तो क्या होता है आर टोटल, तो आर टोटल निकालने के लिए क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 2/3 ओम। यही गलती तुम लोग कर रहे थे, यही गलती कर रहे थे ना कि आप 1/8 टोटल का मान बता रहे थे 3/2 ओम, जबकि पूछा क्या गया है आपसे कुल प्रतिरोध। हमेशा कुल प्रतिरोध ही पूछा जाएगा जो उल्टा होगा। तो आर टोटल बराबर कितना हो गया 2/3 ओम हो गया। ठीक है, एक बार देख लो फिर से, फिर चलते हैं आगे। चलो ठीक है, मिटा दूं। अब आप मुझे एक सवाल करके दिखाएंगे, थोड़ा सा एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए थोड़ा डीपली पूछ लिया जाता है, पटवार वाले बच्चों के लिए जहाँ पे थोड़ा डीपली सवाल पूछ लिया जाता है लास्ट, फिर हम आगे टॉपिक पे चलेंगे। यहाँ से पूरा का पूरा निचोड़ निकल जाएगा, जो हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा है उसका पूरा निचोड़ निकलेगा इस सवाल से। करके दिखाना जल्दी से, मैं परिपथ से आपको सवाल दूंगी, तैयार हो जाओ। देखिए कौन जल्दी आंसर देता है। रफ कॉपी साथ लेके बैठा करो जब फिजिक्स पढ़ते हो तो। ये ओम है सबके साथ। एक परिपथ आपके सामने, कुछ प्रतिरोधों को इस तरीके से जोड़ा गया है, कुछ प्रतिरोधों को इस तरीके से जोड़ा गया है। आपको ए व बी बिंदु के बीच में, ए व बी बिंदु के मध्य कुल प्रतिरोध बताओ। ऑप्शन दूंगी मैं आपको, लेकिन सोल्व करना है। ए व बी बिंदु के मध्य कुल प्रतिरोध बताओ। आपको ऑप्शन क्या क्या मिलेगा, पहला ऑप्शन 9 ओम, दूसरा ऑप्शन 10 ओम, तीसरा ऑप्शन 7 ओम,
चौथा ऑप्शन 8 ओम, 7, 8, 9, 10, जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी बताओ, इतनी कैलकुलेशन तो होनी चाहिए, मैथ्स की अच्छी आपकी है ना। आपको एक परिपथ दे रखा है, अब आप ही को डिसाइड करना है कि श्रेणी क्रम में कौन से जुड़े हैं, समांतर क्रम में कौन से जुड़े हैं। लास्ट में आपको टोटल प्रतिरोध बताना है ए और बी बिंदु के बीच में, और आपको मैंने ऑप्शन दे रखे, एक 9 ओम है, एक 10 ओम है, एक 7 ओम है, एक 8 ओम है। अब किसको 8 पसंद है वो 8 आंसर देगा, जिसको 7 पसंद है वो 7 देगा, जिसको 10 पसंद है वो 10 देगा, जिसको 9 पसंद है वो 9 देगा। लेकिन पसंद से नहीं करना, आपको सवाल को सोल्व करना है। जल्दी 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 जल्दी। ओके 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 ओके। कोशिश करो एक बार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। कोशिश करो, कुछ तो आएगा। अगर ऑप्शन से बाहर आएगा तो भी आएगा, तो सही आंसर तो आएगा, आपने ट्राई तो किया है ना। नहीं हो पा रहा तो बता दूं, फिर आगे से आप ट्राई करते रहना। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे डीटीएस के लिए, तो आप वहां ट्राई करते रहना। फिर कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, ठीक है। एक बार मैं बता देती हूँ, एक और देख ही लो आप, एक सवाल और देख लो। ये सामने देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होता है कि कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में है और कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। फर्स्ट ये क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है। अब आपको पता कैसे लगेगा, जो सीधे वायर से जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, और जो पैरेलल में जुड़े हैं पैरेलल में। ध्यान से देखो, 2-2 ओम के दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ये प्रतिरोध भी किसमें, श्रेणी क्रम में। लेकिन आप इन तीनों को जब तक नहीं जोड़ सकते, जब तक ये श्रेणी क्रम वाला समांतर क्रम वाला आप सोल्व नहीं कर देते। मतलब दोनों अगर आपके साथ आ जाए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो पहले हम किसको सोल्व करते हैं, समांतर क्रम को। पहले इसको सोल्व करो, इसका कुल प्रतिरोध यहाँ आ जाएगा, तो हम तीनों को क्या कर सकते हैं, एक साथ जोड़ सकते हैं। मैं इसका कुल प्रतिरोध निकालूंगी इसका, तो आपको पता है कि इसका कुल प्रतिरोध निकालने के लिए 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। 1/R टोटल बराबर R1 भी 1 है, R2 भी 1 है, और ये भी कितना है, 1 है। और आपको पता है कि 1/1 प्लस 1/1 1/1 ये कितना हो जाएगा। आपको शायद ऑप्शन ही सही नहीं मिले, एक बार चेक कर लेंगे, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। ये कितना हो गया, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक लघुत्तम आ गया, आपको बताइए क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो 1/R टोटल बराबर ये कितना हो गया आपके पास, 3/1। ये किसका मान है, 1/R टोटल का। तो R टोटल का मान कितना हो गया, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। हो सकता है ऑप्शन सही नहीं हो, कोई दिक्कत हो गई होगी। टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, यहाँ से 1/3 हो गया। अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं, आउट ऑफ ऑप्शंस भी आ रहे हैं, तो आप चेक कर लेना कि सही था क्या।
कितना हो गया, ये बात समझ में आ गई। इसको सोल्व किया, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, लघुत्तम कितना आ गया 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना रह गया 3/1, तो आर टोटल कितना हो गया 1/3। यानी ये जो परिपथ है ये कैसे बदल गया, मैं इसको मिटा रही हूँ एक बार, ठीक है। ये परिपथ है, ये कैसे बदल गया, मैंने इन तीनों को सोल्व कर दिया तो ये कैसे हो गया, ये श्रेणी क्रम में आ गया। ये 2 ओम का प्रतिरोध था, यहाँ पे 2 का था, और ये टोटल कितना आ गया 1/3 ओम आ गया, और अगले कितने ओम का है 2 ओम का है। अब ये किस क्रम में आ गया, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में आपको क्या लिखना है, आर टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अब 4 है तो आप कितना लिख दो R4। अब आपको जोड़ना है, आर टोटल बराबर ये कितना हो गया 2 प्लस 2 प्लस 1/3 प्लस 2। आप इसको सोल्व करने के लिए इनके बट्टे में कितना मानो 1 मानो, लघुत्तम कितना आ गया 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 दूनी 6 प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 दूनी 6 प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, कितना हो गया 1, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 18 और 1 19/3। आंसर कितना आएगा 19/3 ओम। ऑप्शन में मिस्टेक थी, क्लियर है। ऐसे आपको इसको सोल्व करना। चलो आगे चलते हैं। अब इतना डीपली आपको तब पूछा जाता है जब आप एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्जाम दोगे। पुलिस वाले बच्चे हैं वो इतने घबराने की जरूरत नहीं है, इतना डीपली सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो ये प्रतिरोध हमने पढ़ लिए हैं। अब आप हेडिंग लिखेंगे, न्यू हेडिंग, हेडिंग इंपोर्टेंट है, लिखेंगे प्रतिरोध का, प्रतिरोध R, प्रतिरोध R का तार की लंबाई L, तार की लंबाई को हम किससे दर्शाएंगे L से, तार की लंबाई L व क्षेत्रफल के साथ संबंध, क्षेत्रफल A एरिया के साथ संबंध रिलेशन, कि किसी तार का जो प्रतिरोध है R है वो तार की लंबाई और तार के क्षेत्रफल के साथ कैसा रिलेशन दिखाता है, कैसा संबंध दिखाता है। यहां से भी अच्छा सवाल पूछा जाता है, के साथ रिलेशन क्या है, के साथ इनका संबंध क्या है, ये सवाल पूछा जाता है। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे 2 बातें याद रखनी है, पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। 2 बातें कौन सी याद रखनी, सबसे पहले किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है समानुपाती, किसी भी तार का प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है समानुपाती। अर्थात नोट लगा के लिख लेंगे, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। जितना बड़ा आप तार लोगे उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, जितना बड़ा आप तार लोगे उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है समानुपाती। तो अगर आप लंबाई को बढ़ाओगे, जैसे लंबाई को दुगुना कर दिया तो प्रतिरोध भी दुगुना, लंबाई को 4 गुना प्रतिरोध भी 4 गुना, लंबाई को 16 गुना प्रतिरोध भी 16 गुना, लंबाई को 25 गुना प्रतिरोध भी 25 गुना। यानी आप जितनी लंबाई को बढ़ाओगे तार की को उतना ही क्या बढ़ेगा उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरा संबंध कि तार का जो प्रतिरोध होता है इसके क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। यानी आप क्या लिखेंगे कि क्षेत्रफल बढ़ने के साथ, क्षेत्रफल बढ़ने के साथ तार का प्रतिरोध कम हो जाता है। क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है R व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके क्षेत्रफल के। जब आप दोनों समीकरण को जोड़ लोगे तो ये क्या बन जाएगा R समानुपाती L/A। दोनों को जोड़ने पर सीधा संबंध ये निकल के आता है कि लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। सवाल पूछा जाता है कि अगर तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो बताओ प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तार की लंबाई को अगर 4 गुना कर दिया जाए तो बताओ प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सवाल यहाँ से बार बार में पूछा जाता है। देख लेना संबंध दोनों के, तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, जबकि क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती L अपॉन A, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, R समानुपाती L अपॉन A। और इस समानुपाती को हटाना बहुत जरूरी है, ये मैंने आपको बता रखा है। जब इसको हटाएंगे तो R इज इक्वल टू आ जाएगा रो L अपॉन A। इसको क्या बोला जाता है, जो सिंबल मैंने आपके सामने बनाया है इसको बोलते हैं रो। फिजिक्स में इसको क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है। और ये रो यहाँ पे क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। समानुपाती स्थिरांक है जिसे तार का प्रतिरोधकता, जिसे तार का विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है, जिसे तार का विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध तो R था और विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो गया, रो हो गया, जिसे तार का विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहा जाता है। रेजिस्टिविटी बोला जा सकता है इसको। तो ये संबंध याद रखना कि प्रतिरोध का तार की लंबाई और क्षेत्रफल के साथ कैसा संबंध होता है। जो प्रतिरोध है वो तार की लंबाई के तो सीधा समानुपाती और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जब इस संबंध को लिखते हैं तो आ गया R समानुपाती L अपॉन A, और समानुपाती कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो यहाँ आ जाता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो ये किसका सिंबल है, रो का। रो क्या है, समानुपाती स्थिरांक है जिसे तार का विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर तार की प्रतिरोधकता कहा जाता है। इतनी बात आप लोगों की क्लियर होगी। अब ज्यादा पढ़ाऊंगी तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है।